दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी आउटर होता है और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब जब वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट या सब्सटेंस किसी और के साथ रिएक्ट करता है तब उसका बिहेवियर क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल हैं। मेल्टिंग पॉइंट अगर सॉलिड है तो, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट, उसका कलर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ओडर, ये सारे। और केमिकल रिएक्टिविटी अगर आप बोलो तो वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो मेटल्स आर रिएक्टिव, नो डाउट, हम सब जानते हैं सारे मेटल रिएक्ट करते हैं। दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन। देखिए प्यारे दोस्तों, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आपको मैं साइंस का एक राज बताऊं तो साइंस में है ना, हाउ एंड वाई पढ़ना होता है। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वैसा पढ़ के पेपर में लिख देते होंगे, अच्छा मार्क्स आ जाता होगा। बट दोस्तों, जैसे ही आप आगे जाओगे 10th के आगे, तो वहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। अरे सर आप क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है आपको हर एक चीज़ का हाउ एंड वाई जानना है। मेटल्स क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो क्यों जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो चलिए उसका आंसर बताता हूँ मैं आपको। जो मेटल होते हैं ना, उनकी साइज़ वड्डी होती है मेरे दोस्त। क्या होती है साइज़? वड्डी। ये न्यूक्लियस हो गया, ये शेल हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका अट्रैक्शन, इसके ऊपर जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है मेरे भाई। और जब ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन ईज़िली बाहर जाएगा। लेकिन अगर वही नॉन मेटल का केस लोगे, किसका? नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल की साइज़ छोटी होती है। देखो, जो भी पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में होता है उसकी साइज़ बड़ी होती है, और जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में होता है उसकी साइज़ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो ये देखो, ये न्यूक्लियस और ये ऐसा शेल, के अंदर एक और एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर है, ओए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बहुत स्ट्रांगली खींच के रखेगा। कौन? ये न्यूक्लियस। क्यों? छोटे में अट्रैक्शन ज़्यादा, आप जानते हो, डिस्टेंस कम तो अट्रैक्शन ज़्यादा, और डिस्टेंस ज़्यादा तो अट्रैक्शन कम, ऑपोजिट होता है। समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे। आया समझ में? मतलब ये मेटल की साइज़ बड़ी होने की वजह से इनकी टेंडेंसी होती है टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। क्या होती है? टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? और इनकी क्या टेंडेंसी होती है? इनकी टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? क्योंकि ये स्मॉल साइज़ में होते हैं, तो ये क्या करना पसंद करते हैं? इलेक्ट्रॉन का गेन करना पसंद करते हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। दैट इज वाई मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों? जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 1। उसकी बाहरी कक्षा में, बाहरी शेल में, बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। तो मान लीजिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो ये क्या बना देगा? Na+। अब इसमें प्रोटॉन कितने थे सोडियम में? प्रोटॉन कितने थे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11। अब सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने? 10। प्रोटॉन कितने? अभी भी 11। तो देखिए, प्रोटॉन का नंबर तो सेम है, लेकिन मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का नंबर तो चेंज हो गया। इसमें कितने हो गए? 10, और इसमें कितने हो गए? 11। मतलब इसमें ज़्यादा थे, इसमें एक कम हो गया, एक कम हो गया। देखिए, एक प्रोटॉन ज़्यादा, एक इलेक्ट्रॉन कम, तो प्रोटॉन का चार्ज आ गया। अब आईयूपीएसी क्या कहती है? आईयूपीएसी कहती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस है, इसे राइट हैंड साइड में दिखाते हैं प्यारे बच्चों। किधर दिखाते हैं? राइट हैंड साइड में। तो ये इलेक्ट्रॉन को आप राइट में लेके जाओ, तो कैसे लेके जाओगे? Na बिकम्स Na प्लस प्लस ई माइनस। आ समझ में? ऐसे दिखाते हैं। ये कुछ नियम कानून है केमिस्ट्री के जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। ओके, मैं चाहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट आपकी एक्टिविटी है, तो आप इसको थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर नहीं समझ में आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है? ऐसा है, ये आपके लिए काम है। आप रीड करके आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर सोचने होंगे।
फिर भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप बोलिए। अब देखिए ये वाला जो सेक्शन होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ओके, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है। इसमें जो लिखा होता है ना, डू यू नो, इससे एक बहुत ही फेमस गाना भी याद आ जाता है मुझे। एनीवेज, सब्सटेंसेस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ऐसा देखा गया है कि जो अच्छा हीट को कंडक्ट करता है वो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। मान लीजिए ये रॉड है, मैं आयरन की रॉड है, इसको यहाँ से गर्म कर दिया गया, ठीक है, तो आपको गर्मी यहाँ पे भी महसूस होगी। अगर ये अच्छा कंडक्ट कर रहा है हीट को, तो ये करंट को भी देखा गया है कि अच्छे से कंडक्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हीट का बैड कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर ही होता है। आया समझ में? द एक्सेप्शन इज डायमंड। डायमंड एक्सेप्शन है साथियों। आप सबने सुना है डायमंड के बारे में। डायमंड क्या? हीरा। हीरा है सदा के लिए। हीरा है सदा के लिए। ओए वो सीआईडी वाला सदा नहीं, पीएनजी ज्वेलर्स का ऐड बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो, द एक्सेप्शन इज डायमंड विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बहुत ही अच्छा हीट को कंडक्ट करता है डायमंड, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं कंडक्ट कर पाता? क्योंकि कार्बन का जो फॉर्म है डायमंड के अंदर, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। याद रखिए, डायमंड में एक कार्बन 4 और कार्बन से अटैच होता है, और उसके जो 4 ये इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर वही आप ग्राफाइट की बात करो दोस्तों, तो एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बन को अटैच होता है, और उसका चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो फ्री होता है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आया समझ में? ओके, चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल। मेटल का रिएक्शन देखना है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब बताइए, हम किसी भी मेटल का सबसे पहले रिएक्शन क्यों पढ़ते हैं? तो हमारे नेचर में, नेचर में मतलब ये प्लैनेट अर्थ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ये सब जगह होता है। लेकिन सर हवा में तो सिर्फ ऑक्सीजन 22% ही मिलता है। अरे मेरे बच्चा, हवा में 22% मिलता है ना, लेकिन ये कंबाइंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में भी होता है। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, समझा कर। नहीं तो तू बोलेगा सर हवा में तो 78% नाइट्रोजन होता है सर, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हुआ ना सर। अरे वो तो गैस है, सॉलिड के बारे में सोच, जो मिट्टी के अंदर है। सुन रहा है ना तू? चल आगे देख। मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग इन एयर। अब ये गर्म क्यों करना पड़ता है? गर्म इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन के बीच के 2 बॉन्ड को क्या करना होगा? तोड़ना होगा। अगर ये टूटेंगे नहीं तो फिर ये ऑक्सीजन सोडियम के साथ रिएक्शन कैसे करेगा? आया समझ में? बट एक बात बताऊं, सोडियम फट से रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, और आपको ज़्यादा हीटिंग वीटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करता है, उसकी साइज बड़ी होती है, and metal oxides are formed. सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है जल्दी बोलो। जी हाँ सर, उनकी साइज़ बड़ी होती है, वे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। वेरी गुड। सोडियम मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द एयर इवन एट अ रूम टेम्परेचर। देखिए, हीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड फॉर्म सोडियम डाई ऑक्साइड। इसके पीछे कारण क्या है? कि सोडियम की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और वो इलेक्ट्रॉन, नो डाउट सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी एनर्जी चाहिए। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ना, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है। सर रूम टेम्परेचर पे क्यों? अरे ये जो टेम्परेचर है ना बेटा, ये अपने आप में एक एनर्जी का फॉर्मेट है। समझ में आया? टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है। देखो ना, जब टेम्परेचर कम होता है तो आपको ठंडी लगती है, जब गर्मी हो जाती है, समर्स आ जाते हैं तो देखो आपको गर्मी लगती है। क्यों? टेम्परेचर हमें बताता है डिग्री ऑफ कोल्डनेस या फिर हॉटनेस, ठीक है। तो ऐसा, तो सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब ये कैसे बना? इसका भी फॉर्मूला देखो, बड़ा सिंपल है। Na है प्लस के फॉर्म में, O है -2 के फॉर्म में। ऐसा क्यों? देखो Na होता है 281 और ऑक्सीजन होता है 26। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो ऑक्सीजन को 1 मिला, तो एक और सोडियम आएगा, वो भी ए वाला देगा। तो देखो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा फिर? 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन मिले ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। एक सोडियम ने 1 लूज किया तो 2 सोडियम ने 2 लूज किया, तो इसका चार्ज इधर लिख दो, इसका चार्ज इधर लिख दो, बिना साइन के, और फिर ऐसे क्रॉस कर दो।
देखो आ गया फॉर्मूला Na2O, सिंपल तरीका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4Na solid plus O2 gives Na2, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। ऑन एक्सपोजर टू एयर सोडियम इजीली कैचेस फायर, मतलब जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है सोडियम वो जलने लगता है। देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन द लेबोरेटरी और एल्सवेयर इट इज केप्ट इन केरोसिन। तो फिर सोडियम को किस में रख दिया जाता है? केरोसिन। केरोसिन में रखने के पीछे कारण क्या है? केरोसिन में रखने के पीछे सिंपल सा कारण है कि अगर केरोसिन है तो सोडियम हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ये देखिए सब जगह केरोसिन है, तो जब वो हवा के कांटेक्ट में आएगा नहीं तो वो कैसे रिएक्ट होगा? ऑक्सीजन से। और मैं आपको बताऊं सोडियम मॉइस्चर से भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट होता है, मतलब पानी से। समझ में आया? ऑक्साइड ऑफ सम मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कली। ये देखिए Na2O पानी में डिजॉल्व हुआ और उसने क्या बना दिया? NaOH। मैं आपको बताऊं यहाँ पे भी एक डायलॉग आता है, ऑल अल्कलीज, ऑल अल्कलीज आर bases, but all bases are not alkalis। अब इसका मतलब क्या है? ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, इसका मतलब क्या है? देखिए अल्कली वो होते हैं, वो बेस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन सारे बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होते। तो अल्कली भी क्या है? एक बेस है लेकिन पानी में सोल्यूबल है। ओके, तो जो बेस है वो क्या जरूरी नहीं है, बेस दो प्रकार के होते हैं, एक पानी में सोल्यूबल होता है और एक पानी में सोल्यूबल नहीं होता। तो जो पानी में सोल्यूबल होता है उसको अपन ने स्पेशल नाम दे दिया, क्या? अल्कली। आया समझ में? समझ में आया? सर अल्कली नाम ही क्यों दिया? इसके पीछे भी रीजन है, अल्कवीज करके। क्या नाम है? अल्कवीज। ये एक अराबिक वर्ड है। क्या है? अराबिक वर्ड। ओके, इसमें मेटल की ऑक्साइड मिलती है, मेटल की ऑक्साइड मिलती है। जाने दीजिए, कुछ ज़्यादा ही डिटेल में हो जाएगा, बट येस अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अल्कली ही क्यों नाम रखा गया, रामू शामू क्यों नहीं रखा गया, वो सब कुछ बता दूंगा दोस्तों। आगे देखिए, वी नो दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन दी एयर। मैग्नीशियम को आप हवा में गर्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म एन अल्कली कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखिए मैग्नीशियम को पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? MgO। अब Mg देखो क्या होता है, 2 8 2, और ऑक्सीजन क्या होता है? 2 6। तो ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन सिंपली इसको दे देगा, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो उसमें प्रोटॉन के नंबर कितने थे? 12। इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने थे? 12। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर अब कितने हो जाएंगे? 10। इलेक्ट्रॉन के नंबर 10 हुए, मतलब प्रोटॉन कितने से ज़्यादा हुआ? 2 से। तो ये बन जाएगा Mg+2। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 2 एक्स्ट्रा। पहले प्रोटॉन कितने थे? 8। इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसके लिए O2-2 सिंपल रेशियो ले लो 1 1। तो ये बन गया MgO। MgO को जैसे ही पानी में डालोगे क्या बना देगा? MgOH। ठीक है, ये भी एक अल्कली ही है। अब देखिए इसका पूरा एपरेटस दिया गया है, ये कैसे रिएक्शन करता है, क्या होगा, ओके ये सब कुछ, राइट। यहाँ पे देखिए सोडियम एंड पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स vigorously एंड रैपिडली विथ वाटर एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर इनको पानी में डाल दोगे तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। हाँ समझ में? और ये हाइड्रोजन आगे चल के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है H2+O2 एंड गिविंग इट इज H2O। और इस रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है। इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब सोडियम पानी में जाता है ना तो एक्सप्लोजन होता है। सोडियम पानी से रिएक्ट करता है तो एक्सप्लोजन सोडियम की वजह से होता है। जी बिल्कुल नहीं, ये गलत कंसेप्ट है एकदम, बहुत जगह गलत पढ़ाया जाता है। मैं आपको बताऊं, देखो सोडियम क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करता है और खुद क्या बना देता है? NaOH। और प्लस कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है एक्सप्लोजन के लिए। क्यों? ये हाइड्रोजन गैस फट से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना देती है? H2O। और इस रिएक्शन में जो हीट निकलता है वो ट्रिमेंडस होता है बाबू। ट्रिमेंडस मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा, ऐसा है। समझ में आया? बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी निकलती है। और
ये हीट एनर्जी की वजह से हमें फायर दिखता है। तो एक्चुअल में इसमें सोडियम ने किया क्या? सोडियम ने H2O में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। जरा ध्यान से देखिए, H2O क्या होगा? HOH। अब ये हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया? सोडियम आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का हो गया, जो भी बोलो, ठीक है, ऐसा। बट एक्चुअल में अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ही है। एनीवेज, जो रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, पोटेशियम का भी वैसे ही रिएक्शन होता है। ऑन अदर हैंड, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली एंड लेस विगरसली। Calcium reacts with water slowly and less vigorously. The hydrogen gas released in the reaction collects on the surface of a metal in the form of a bubble and the metal floats on water. समझ में आ रहा है? ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये मेटल के ऊपर बबल के फॉर्म में आती है। मतलब अगर आपने कैल्शियम को पानी में डाल दिया तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बबल के फॉर्म में। ओके, और जो कैल्शियम है ना, वो वाटर के ऊपर फ्लोट होता है। क्यों पता है? कैल्शियम की डेंसिटी पानी से कम होती है। द डेंसिटी ऑफ कैल्शियम इज लेस देन वाटर। पानी से उसकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए कैल्शियम उसके ऊपर क्या होता है? फ्लोट होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए कि कैल्शियम क्यों लेस रिएक्टिव होता है? कैल्शियम क्यों लेस रिएक्टिव होता है? ओके, अल्कली मेटल के कंपेयर में कैल्शियम क्यों लेस रिएक्टिव होता है? मतलब सोडियम पोटेशियम के कंपेयर में कैल्शियम क्यों लेस रिएक्टिव होता है, ये हमें जानना है। ओके, ये देखो, कैल्शियम, OH ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन में क्या हुआ, देखो इधर, आप ऐसे कर लो, Ca है, ओके, और ये H2O, बराबर, ऐसे जोड़ लो इसको, H को प्लस ले लो और इस पार्ट को माइनस ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2882। कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। तो ये देखो, ये कैल्शियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। एक और H2O मॉलिक्यूल ले लो, ये देखो यहाँ पे इस पे माइनस, इस पे प्लस, ये इसको भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। ओके, तो टोटल टोटल कैल्शियम क्या बन गया आप? Ca2+ या Ca+2, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ये 2 हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन पहले प्लस था, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इन लोगों ने बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन और ये 2 OH माइनस। तो इन लोग क्या बना देंगे? CaOH ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम +2 और ये 1 माइनस, ये 1 माइनस, CaOH ट्वाइस। है ना आसान रिएक्शन? और ये एरो वाला सिंबल भी बना देते हैं। अब ये एरो वाला सिंबल बनाने के पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न सिंपल सा है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। आया समझ में? आगे देखिए, द मेटल एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। ये जो मेटल हैं, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, आयरन हुआ, जिंक हुआ, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते किसके साथ? हॉट और कोल्ड वाटर के साथ, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की अल्कली मेटल है। लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ। स्टीम मतलब भाप, वेपर प्लस हीट एनर्जी। वेपर प्लस हीट एनर्जी, आपने देखा होगा ना, आपके घरों में जब खाने को कुक करते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी की वेपर आती है, पानी की भाप आती है, लेकिन वो गर्म होती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? स्टीम कहते हैं। टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज इन दिस रिएक्शन। ये देखिए, एल्यूमिनियम है 3H2O, Al2O3 और ये 3H2। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों किया गया, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एल्यूमिनियम होता है 13, 283। तो इसके लिए आपको कितने H2O लेने होंगे? 3 लेने होंगे। वही ले लीजिए, इसको क्या कर दीजिए? माइनस, माइनस, माइनस। ठीक है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इसको, एक इसको, एक इसको, तो एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा? Al+3। ठीक है, Al+3, और उसके साथ क्या आ जाएंगे? 3OH-। तो ये तो बन गया सिंपल AlOH थ्राइस, बट एक्चुअल में आप देखो तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है वो थोड़ा सा अलग है। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो 3 हाइड्रोजन बने हैं, इसमें से 2 तो H2 बना लेंगे, 2 तो H2 बना लेंगे, लेकिन एक वापस फ्री है। तो होगा क्या पता है? इसमें से 3 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन वापस कंबाइन होते हैं, ये 2 एल्यूमिनियम Al2O3 बनाते हैं, और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है
2H2। तो ओवरऑल 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनते हैं। देखिए ये रिएक्शन में AlOH थ्राइस जो बनता है ना, ये स्टेबल नहीं होता, इसीलिए कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है Al2O3 में। आ समझ में? ऐसा है, ठीक है। ये सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे। चलिए आगे देखते हैं। तो रिएक्शन को आप याद भी कर सकते हैं। और ये Fe+4H2O, ये Fe3O4 और 4H2 बनाता है। अभी ये Fe3O4 क्या है? इधर देखिए, Fe3O4 क्या है? यहाँ पे देखिए, तो Fe3,4O4 में Fe+2 होता है, एक O-2 है, और इसमें Fe+3 है और O-2 है। तो अब जरा देखिए, इसमें एक FeO बन जाएगा। इसे बैलेंस कैसे करोगे? 3 और 2, ये देखिए, ये बना देगा Fe2O3। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये बना देता है Fe3O4। आया समझ में? ऐसे बनता है Fe3O4। समझ में आया? तो ऐसे ये रिएक्शन होता है। सर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सर। अरे इसीलिए तो बेटा इसे बोलते हैं केमिकल्स की मिस्ट्री, और यही कहलाती है केमिस्ट्री। ओके, अब ये सिंपल है, एक जिंक ने एक ऑक्सीजन ले लिया और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब ये कैसे होता है पूरा प्रोसेस वो दिखाया गया है। ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर, ये देखिए इसके अंदर मॉइस्चर है और ये अपना मेटल है, इसे गर्म किया गया तो पानी वेपर के फॉर्म में यहाँ से जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये रबर कॉर्क लगाया हुआ है, यहाँ से कुछ तो आया और वो पानी में, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फनल। क्या? इन्वर्टेड फनल या फिर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है, और ये एक बीकर है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, क्योंकि गैस बनती है और वो गैस बबल के फॉर्म में ऊपर जाती है और यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। तो वो गैस कौन सी थी? मेटल, क्योंकि मेटल रिएक्ट होता है यहाँ पे किसके साथ? H2O के साथ, और हाइड्रोजन गैस बनती है और वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। ये डिवाइस को बोलते हैं कॉर्क। ये रबर का बना होता है बेसिकली, इसलिए क्योंकि यहाँ से कोई गैस ना जा पाए, सारी गैस यहाँ से सेंटर से जाए। ठीक है, ये स्टैंड है और ये क्या है? ये है हाइड्रोजन गैस। आ समझ में? इसी में जा रही है और ये पानी में सॉल्युबल नहीं होती तो जाके इधर ऊपर कलेक्ट हो जाती है। और इस मेथड ऑफ कलेक्शन को बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये था रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब जो नेक्स्ट है वो रिएक्शन है मेटल का विथ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हम रिएक्शन पढ़ेंगे HCl के साथ भी। ठीक है, तो ये था 8.2। अब उसका सी सेक्शन आ रहा है, ट्राई आउट एंड थिंक अबाउट इट, टेस्ट वेदर द मेटल गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर रिएक्ट्स विथ वाटर एंड थिंक ओवर द फाइंडिंग। जी नहीं, ये बिल्कुल पानी से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये नोबल होते हैं। नोबल मतलब क्या? इनकी रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट एकदम ना के बराबर होती है। आ समझ में? अब ये देखिए यहाँ पे जो बगल में डायग्राम देख रहे हैं ना, ये रिएक्शन है मेटल का विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, पहले हम लोग सी को देख लेते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके, तो कोई भी मेटल ले लीजिए, ये जितने भी हैं ये सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। सर ये कैसे पता चला कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्ट करेगा? हमने है ना सारे मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बना ली है। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या? हर एक मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी रिएक्टिविटी हमने एक ऑर्डर बना लिया। तो देखा कि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है और आयरन कम करता है। ओके, आगे देखिए। In the earlier chapter, we have looked into reaction of metal with acids. और are all the metal equally reactive? जी बिल्कुल नहीं। क्या सारे मेटल सेम स्पीड से रिएक्ट करते हैं? जी नहीं। When sample of aluminium, magnesium, zinc और iron are treated with a dilute sulfuric acid or dilute or hydrochloric acid, sulfate और क्लोराइड सॉल्ट ऑफ मेटल आर फॉर्म। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर H2SO4 है तो मेटल का आपको MSO4 मिल जाएगा। अगर मेटल का पॉजिटिव चार्ज है तब तो ये एक ही मिलेगा, और अगर मेटल पे और एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये M2SO4 मिलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर मेटल +1 स्टेट में है तब तो आपको M2SO4 मिलेगा, और अगर मेटल +2 स्टेट में तो आपको MSO4 मिलेगा। आया समझ में? नाउ हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन, द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल कैन बी इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग वे। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन नहीं है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स है। ओके, हेडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझे? और ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है यहाँ पे, ये देखिए।
ओके, ये पूरा स्टैंड है। फिर उसके बाद क्या है, टेस्ट ट्यूब विथ HCl, डाइल्यूट HCl है, मतलब इसके अंदर HCl भी है और पानी भी है और जिंक ग्रैन्युल डाला गया है इसमें। तो जिंक क्या करेगा, HCl से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये डिलीवरी ट्यूब है, ये क्या है, डिलीवरी ट्यूब। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ऐसे और आएगा। ये रबर कॉक क्यों लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से ना निकल जाए, समझ में आया। और पानी में उसको पास करेंगे तो पानी के साथ वो क्या बनाएगा, बबल, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पानी में सॉल्युबल नहीं होती। ओके, ये सोपी वाटर लिया गया है, सोपी वाटर लिया है तो सोपी वाटर में वो बबल बनाएगी और जैसे ही बबल ऊपर जाएंगे और कैंडल आप उनके सामने लाओगे, कैंडल ग्लो होने लगेगी और क्रैकिंग नॉइज आएगा। क्यों, क्योंकि कैंडल को फ्यूल मिल गया, हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, वो जलती है तो कैंडल और जोर से जलेगी। समझ में आया। तो मतलब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है ना सब, ये सब ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आया समझ में, ऐसे। और हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद खुद का सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ पे एसिड कौन था, HCl था, HCl एसिड था, इसीलिए इन लोग ने सॉल्ट Cl वाला बनाया। अगर H2SO4 होता तो मेटल सल्फ्यूरिक वाला, मतलब मेटल सल्फेट वाला सॉल्ट बनता। और उसमें भी दो टाइप का, डिपेंडिंग करता है कि मेटल मोनोवेलेंट कटायन है या फिर डायवेलेंट, मतलब मेटल के ऊपर +1 चार्ज है या फिर +2 चार्ज है। अब आगे एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, बट ये वाला रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँगा। तो साथियों, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारी ढेर सारी वीडियो बाकी के सब्जेक्ट पे भी है, तो उसे आप देखते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए और हमेशा अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पापा।